तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो तुम्हारा पेपर आने वाला है 2024 में 30 मार्च को पेपर, बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हें ऐसा ही पेपर वहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ध्यान रखना, तो वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो में ध्यान देना कि प्रत्येक क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन की जो डिटेल है वो अच्छे से देखनी है कि क्वेश्चन जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, किस एक्सरसाइज से लिया गया है, उन सब के बारे में मैं तुम्हें नॉलेज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर ये एग्ज़ाम पेपर बनाया है। तो वीडियो को अच्छे से देखना और वीडियो के एंड तक बने रहना। पहला क्वेश्चन है, अच्छा तुम्हें वस्तुनिष्ठ पहला जो पार्ट मिलेगा वो वस्तुनिष्ठ का मिलेगा। इसमें तुम्हें 1 से 8 तक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 1 से 8 तक के क्वेश्चन जो होंगे वो प्रत्येक एक नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया है कि 2/7 × 0 का मान क्या होगा। हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगला दिया है समीकरण 3x - 1 = 14। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि 3x - 1 = 14 दिया गया है। इसमें बायां पक्ष होगा। ये जो पक्ष होते हैं ना, ये दो पक्ष होते हैं। एक तो इस साइड वाला तुम्हें दिख रहा होगा, एक हमारा इस साइड वाला। ये दो पक्ष होते हैं। इधर वाला तो होता है बायां पक्ष या जिसे हम LHS भी कहते हैं। इधर वाला होता है दायां पक्ष जिसको हम RHS भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। तो इसमें बायां पक्ष पूछा है, तो बायां पक्ष में क्या है 3x - 1। तो 3x - 1 इसका ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला था। तो पहले वाले का तो ब आंसर होगा, दूसरे वाले का स आंसर होगा। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब 9 का वर्ग कितना होगा तो वो 81 होता है। सभी को ध्यान होगा। घन 5 की संख्या, 5 की घन संख्या, मतलब 5 का घन कितना होता है तो 5 का घन होता है 125। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, है ना। इस पार्ट के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन कर लिया, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो एक सूत्र है, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर होता है बट्टा। ये ध्यान रखना। एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या है, तो एक पदीय बीजीय व्यंजक है जिसमें केवल एक ही पद होता है, मतलब जिसमें प्लस माइनस लग करके अनेक पद जोड़े ना गए हों तो वो एक पदीय बीजीय व्यंजक होगा। तो एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या है इसमें से 4x। अगला दिया है 0.000035, इसका मानक रूप पूछा है। तो मानक रूप जब लिखा जाता है तो मानक रूप को हम 0 पॉइंट, जैसे यहाँ लिखा है 0.000035, इसमें मानक रूप जहाँ से वैल्यू वाले अंक शुरू हो रहे हैं जैसे 3 और 5, तो यहाँ पर हम डेसिमल को लेकर के जाते हैं इस प्रकार। तो ये दशमलव हमारा यहाँ पर लगने वाला है 3.5। जब कभी भी हम इस तरफ चलते हैं तो हमारी जो घात बनती है वो माइनस में बनती है। कितने अंक गए 1 2 3 4 5, मतलब हमारी जो घात बनेगी वो मल्टीप्लाई 10 की घात -5 बनने वाली है और 3.5 हमारा बनेगा। तो ये संख्या बनी 3.5 × 10 की घात -5। तो ये आंसर हो जाएगा स वाले ऑप्शन में। ठीक है, इस प्रकार तुम्हें इसका आंसर देना था। अगला क्वेश्चन है कि -19/29 × 29/-19 = 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम। तो इसमें कौन सा गुणधर्म यूज़ किया गया है, केवल उसका नाम लिखना था, जिसी के तुम्हारे कितने नंबर मिलने वाले हैं 2 नंबर। तो इसमें गुणधर्म लगा है तुम्हारा गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर देना था इतना सा। अब करते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है, x + 9 और 5 + 3x को हल करना था। तो इसमें हल करने के लिए हम इनका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने के लिए हम चर पक्ष को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ रख देंगे। तो ये 3x इधर प्लस का था, जब ये इधर जाएगा तो किस में जाने वाला है माइनस में। ये 9 इधर प्लस का था, बराबर के इधर जाएगा तो जाएगा माइनस में। तो इस प्रकार 5x में से 3x गया तो बचा 2x, 5 में से 9 गया तो बचा -4। ये 2 गुणा वाला इधर आएगा भाग में तो बचेगा -2, मतलब इसका उत्तर होने वाला है -2। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन की इकाई की अंक क्या होंगे। घन के इकाई अंक क्या होंगे, मतलब जो संख्या दी है इसका जब हम घन करें, मतलब 3 3 3 1, इसका जब हम घन करेंगे तो इसका घन करने के बाद जो नंबर बनेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये हमसे पूछा है। कैसे निकालते हैं देखना। यहाँ पर जो भी इकाई का अंक होगा
तो उसी का इकाई का अंक क्या है, जैसे 1 है, इस 1 का ही क्या कर देना, घन कर देना। तो 1 का घन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस प्रकार इसके घन का इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जो भी इकाई का अंक है उसका कर देना घन, फिर तुम्हें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वही उस संख्या का इकाई अंक होगा। जैसे यहाँ पर था इसका इकाई अंक 7, 7 का हमने किया घन, तो 7 का घन हुआ 343, 343 में इकाई का अंक क्या है, तो 3 है, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना था। 12वां क्वेश्चन दिया है कि भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों के पेनों का अनुपात को हमने अनुपात के रूप में लिखा 15:45, 15 से काटा इसे 5 बार, 15 से इसे काटा, अच्छा 3 से काट दिया पहले, तुम चाहे जिससे भी काटो, 3 से काट दिया 5 बार, 3 से काट दिया 15 बार, फिर इसको 5 से 1 बार और 5 से इसको 3 बार, तो इनका पेनों का अनुपात आ गया 1:3। इस प्रकार तुम्हें आंसर लिख करके आना है। अब यहाँ से शुरू होते हैं तुम्हारे 4 नंबर के क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और नंबर अच्छे से दे करके जाएंगे। और वीडियो में अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को वापस से शुरू करके देख सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 13वें का पहला कि a की पावर m इंटू बी की पावर m का मान a b की पावर m होता है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 12 में से जो इस साल है वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, घात घातांक वाली से, तो वहाँ से ये सूत्र है और ये क्या होता है, सत्य होता है, क्योंकि हमें पता है a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर a b की पावर m होता है। 10 की पावर 24 में आधार का मान, 10 की पावर 24 में आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 10 है, ये आधार होता है, ये बेस होता है और ये घात होती है इसकी, ठीक है। तो आधार का मान 24 होगा, 24 नहीं होगा, आधार का मान कितना होगा, 10, तो ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला पूछा है -5 की पावर -4 और -5 की पावर -2। जब कभी भी आधार समान हो और बीच में गुणा का निशान होता है तो दोनों घातों को एक साथ करके जोड़ दिया जाता है, मतलब प्लस माइनस के 2। इस प्रकार इनको जब जोड़ोगे तो माइनस का 5 और यहाँ बनेगा ये माइनस का 2, तो माइनस और माइनस भी जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा कितना, माइनस का 6। इस प्रकार इसका आंसर होगा -5 की पावर -6, तो ये वाला आंसर सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला दिया है 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर -6। जब कभी भी डिवाइड में हो और आधार समान हो तो दोनों की घातें जो है ना वो माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर 5 माइनस के 6, माइनस और माइनस बनेगा प्लस और 6 और 5 जुड़ करके बनेगा 11, तो 2 की पावर 11 होगा, वही दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार हमें हल करके देखना होगा। आयत का प्रत्येक कोण, तो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, या कहें तो समकोण होता है, तो समकोण सही हो जाता। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग कहाँ नहीं होता, उत्तल चतुर्भुज जो होता है, जैसे कोई भी चतुर्भुज बना है ये उत्तल कब होगा, जब इसका जो विकर्ण है वो अंदर की तरफ बने, अंदर वाले भाग में होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो बहिर्भाग में नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाता बहिर्भाग। पंचभुज के सभी अंतःकोणों के योगफल कितना होगा, तो वो 540 होगा। अच्छा, अगर किसी को याद नहीं है तो इसका सूत्र होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180। n का मान जहाँ भुजाओं की संख्या होगा, जैसे अभी 5 भुजाएं हैं तो 5 - 2 इंटू 180 बनेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 540, ठीक है। इस प्रकार करना था। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके आंसर हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी 4 नंबर का है और मिलाने वाला है, ठीक है। तो -4p को 7r से जब गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा, -28pr। 4 को 7 से किया तो 28 बना, तो माइनस का 28pr हो जाएगा। इनको बस मिलाना है। 2 को 8 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 16। p को q से किया तो बना pq, मतलब 16pq। 3p को 4 से किया तो 12p बना, तो 12p यहाँ पर है, माइनस है तो माइनस भी है। 3p को 8 से किया तो 24pq। इस प्रकार ये हो जाता। 20p² को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4p इंटू 5p के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इनको बस मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन जिस टाइप का है बिल्कुल एग्जाम में भी तुम्हें वैसे ही मिलने वाला है, ध्यान रखना। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। वीडियो को बार बार देखोगे, जितनी बार देखोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन दिया है
कि अच्छी प्रकार से फिट हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते की एक काला बादशाह होने की प्रायिकता। काला बादशाह होने की प्रायिकता तुम्हें पता होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के जो पत्ते हैं, ईंट का, पान का, चिड़ी का, हुक्म का, ये पत्ते प्रत्येक प्रकार के 13-13 होते हैं। अब 13-13 में से भी 13 तो लाल होते हैं और 13 ही काले होते हैं। तो काले पत्ते तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 26 पत्ते। इनमें से बादशाह मैंने कहा 13 और 13 होते हैं। तो बादशाह जो है, सब पूरा समझाता हूँ मैं तुम्हें। मतलब जो है, एक तो होता है ईंट का पत्ता, एक होता है पान का पत्ता, ये दोनों तो लाल पत्ते होते हैं। इसी प्रकार एक होता है चिड़ी और एक होता है हुक्म, ये दोनों काले पत्ते होते हैं। तो जो जैसे बादशाह है तो वो बादशाह चारों जगह पर होगा, मतलब बादशाह ईंट का भी होगा, पान का भी होगा, चिड़ी का भी होगा, हुक्म का भी होगा। लेकिन काले की बात कहिए तो काले कितनी जगह पर होंगे? केवल 2 जगह पर। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। कुल परिणाम कितने हैं? 52। काटोगे तो बनेगा 1/26। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल के कितने पत्ते होते हैं? 26 पत्ते, कुल है 52 पत्ते, काटोगे तो बनेगा 1/52। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इक्के कितने होते हैं? 4, कुल पत्ते हैं 52, काटोगे तो बनेगा 1/13। इसका अंतिम प्रश्न था कि लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग की बेगम, तो बेगम कितनी है? 4 बेगम है, लेकिन लाल रंग की कितनी है? केवल 2, तो 2/52 बना कितना? 1/26। इस प्रकार ये 16 क्वेश्चन हो जाता। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब इसका अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना था। अभाज्य गुणनखंड विधि में बस भाग देते जाना है। जैसे 2 का भाग दिया तो बनेगा 4802, फिर इसमें 2 का भाग दिया तो बना 2401, इसमें फिर भाग जाने वाला है 7 का। जब तुम चेक करोगे भाजकता के नियम से, अच्छा अगर भाजकता के नियम नहीं दिख रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से भाजकता के नियमों को पढ़ना, ताकि तुम्हें भाजकता के नियम पता होंगे तभी इसमें भाग देना आएगा। तो उस वीडियो को अच्छे से देखना, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो 7 का भाग दिया तो जाएगा 343 बार, फिर 7 का भाग दिया तो 49 बार, और फिर 7 का भाग दिया तो 7 बार। इस प्रकार हमारे गुणनखंड बनने वाले हैं 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। यहाँ से हम 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। तो 2-2 के जोड़ों में से एक बार ले दिया, तो एक बार लेने पर इस संख्या का क्या आ जाएगा? वर्गमूल। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 98। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात दिया है 3:2। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं? संपूरक, या उन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। a + b मतलब कोण a और कोण b दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। हमने माना कि दोनों जो आसन्न कोण है वो a और b वो क्रमशः क्या है? 3x और 2x। 3x और 2x कहाँ से आया? क्योंकि इसका अनुपात 3 था और इसका अनुपात 2 था, इसलिए पहला कोण बना 3x, दूसरा कोण बना 2x। हमें पता है इन दोनों का योग कितना है, तो वो 180 डिग्री। तो 3x + 5x, 3x + 2x कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री। 3x और 2x को जोड़ा तो बना 5x। 5 इधर गुणा वाला इधर आया तो भाग में, जब भाग दिया तो कितनी बार गया? 36 बार गया, ठीक है। 36 डिग्री से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको 3 को, तो ये बनने वाला है कितना? 108। बी का जब मान निकाला तो 2 × 36 डिग्री वो बना 72 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें पता है, क्योंकि हमें सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो बी वाला इसके सम्मुख कोण किसके? डी वाले के इक्वल होगा। ए वाला इसके सम्मुख कोण किसके? सी वाले के इक्वल होगा। तो यहाँ से सी ए के बराबर है तो वो भी 108 डिग्री होगा, और डी बी के बराबर है तो वो भी 72 डिग्री होगा। इस प्रकार इसके आंसर निकलने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 12,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें ज्ञात करना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होता है तो पहले हमें ए की आवश्यकता होती है, इसलिए पहले हमें ए का सूत्र लगाया। एन का मान या टी का मान एक ही बात होती है, एन लिखो या टी लिखो। तो टी का मतलब समय से दर्शा रहे हैं टी को, तो समय दिया है 2 वर्ष का, 2 ऊपर गया, 1 0 से कटा 1 0, इसको हल करोगे तो बनेगा 11/10। 11 का वर्ग होता है 121, 10 का वर्ग होता है 100।
दो ज़ीरो से काटेंगे, फिर दो ज़ीरो, जब 120 को 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14,520 बनेगा। हमें निकालना था इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आया हमारा 14,520, मूलधन था हमारा 12,000। इसमें से जब माइनस करेंगे तो बनेगा 2,520। ये तो हमने निकाला है केवल चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हमें निकालना है साधारण ब्याज। फिर जो आएगा हम निकालने वाले हैं उसका अंतर। साधारण ब्याज के लिए साधारण ब्याज का सूत्र लगाया, P इंटू आर इंटू टी, या मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन का मान 12,000 था, दर का मान 10 था, समय का मान 2 था। इनको 2 ज़ीरो से काटा, 2 ज़ीरो को, जब इसको हल करोगे तो ये बनेगा 2,400। हमें निकालना था इसका अंतर, तो 2,520 में से माइनस किया हमने किसको, 2,400 को, क्योंकि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा था, इसलिए दोनों को माइनस किया। दोनों को माइनस करने पर ये बना कितना, 120 रुपये। तो इस प्रकार इसका आंसर आने वाला था 120 रुपये। अगला दिया है कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यहाँ भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, तो हमने उसको y मान लिया, x मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो हमने माना कि भोजन सामग्री 30 पशुओं के लिए कितने दिन चलेगी, y दिन चलेगी। हमने 30 पशुओं के लिए भोजन जितने दिन चलेगा उसको क्या माना, y। तो वो लाइन हमने यहाँ पर लिख दी है। यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में, प्रतिलोम में है या सीधा समानुपात में है, इसको कैसे चेक करते हैं, जरा सा सोचना। पशुओं की संख्या जब 20 थी लेकिन 10 पशु और आ गए तो वो कितने हो गए, 30। जब 20 पशु थे तो भोजन 6 दिन चल रहा था, लेकिन जब 10 और आ जाएंगे तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा, कम दिन चलेगा, कम दिन चलेगा। तो यहाँ पर तो ऊपर हमने ज़्यादा किया, जबकि यहाँ पर वैल्यू हमें कैसी दिख रही है, माइनस। तो एक तरफ जोड़ा, एक तरफ कम होता दिखा। तो घटना और बढ़ना एक साथ हमें दिखता है प्रतिलोम समानुपात में। जब प्रतिलोम समानुपात में होते हैं तो दोनों मानों को हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो 20 मल्टीप्लाई 6 और 30 मल्टीप्लाई बाय y, इस प्रकार किया। ये 30 मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा डिवाइड में, तो 30 आया नीचे डिवाइड में, 0 से काटा 0, 3 से काटोगे इसे 2 बार, और 2 को जब गुणा करोगे 2 से तो बनने वाला है 4। इस प्रकार भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, तो 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। अगला क्वेश्चन है 21वां, जिसमें दिया है 3t-3 और 5 2t + 1 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो 3 को t से किया तो 3t बना, फिर 3 को 3 से किया तो 9 बना, 5 को 2t से किया तो 10t बना, 5 को 1 से किया तो 5 बना। ये 10 प्लस का इधर आया तो बना माइनस में, 9 माइनस का इधर आया तो बना प्लस में। 3t में से 10t माइनस किया तो माइनस का 60t बचेगा। 5 और 9 जोड़ा तो बना 14, 7 इसके साथ गुणा में था, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। -7 का जब भाग 14 में दिया तो बना -2। इस प्रकार तो हमने t का मान निकाला। फिर हमने बायां पक्ष हल किया LHS में, तो LHS था बायां पक्ष दायां पक्ष बता रखा है, तो ये यहाँ से था 3t-3। तो इसके बाद जब मान रखा तो 3 को t से किया तो t का मान रखा -2। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किए करेंगे, या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर पहले अंदर वाला हल कर लो। तो t के मान को यहाँ पर पुट करेंगे। जब यहाँ पर LHS में हमने रखा t का मान -2, तो -2 और -3 मिलकर के बना -5। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -15। इसी प्रकार RHS में भी रखना है, तो 2 यहाँ पर 2 की जगह 2 है, t का मान रखा -2। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -4। -4 + 1 बनेगा -3, -3 × 5 बनेगा -15। इसी प्रकार हमारे उत्तर की जांच सत्यापित होती है, क्योंकि हमारे दोनों मान क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से भी तुम 4 नंबर आसानी से ले सकते हो। 22वां क्वेश्चन दिया है, किसी खबर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित किया जाता है। पाई चार्ट पर हमें क्या करना है, पहले तो हम त्रिज्यखंड, पाई चार्ट पर दर्शाने के लिए हमें पहले त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण की आवश्यकता होती है। तो केंद्रीय कोण कैसे फाइंड करते हैं, देखना। 2018 का केंद्रीय कोण, तो 2018 के लिए क्या किया हमने, 20/72, 20/72 मतलब 20 तो है घायलों की संख्या और नीचे जाएगा कुल योग। ठीक है, तो 20/72 हमें निकालना था केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 360 से। 72 से जब
इसको हल किया तो बनेगा कितना 100 डिग्री। इसी प्रकार दूसरे वाले का था कितना 12, कुल योग था कितना 72, तो ये बना 12/72। केंद्रीय कोण निकालना तो मल्टीप्लाई किया 360 से, जब हल करोगे तो बनेगा 60 डिग्री। तीसरे का था 18, कुल था 72, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी बना 18/72, मल्टीप्लाई 360 से करोगे तो बनेगा कितना 90 डिग्री। इसी प्रकार लास्ट वाला था 22 और बटे रहेगा 72, तो 22/72 करोगे तो ये बनेगा 110 डिग्री। इसको हल करने के बाद तुम चांदी की सहायता से ये पाई चार्ट बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अच्छा, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था तुमसे वहाँ पर केवल एग्जाम में यही आने वाला है कि गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसमें मेथड कौन सा लगने वाला है। हमने बहुत सारे मेथड सीखे हैं इस एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज 12 थी तुम्हारी गुणनखंड वाली, उसमें तो पहला वाला जो दिया है ये पार्ट ए है, अथवा में देकर के ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो दोनों में से तुम्हें एक करना है, या तो तुम इसके 4 पार्ट कर सकते हो या फिर ये वाले 4 पार्ट कर सकते हो, जो भी तुम्हें आसान दिखे तुम उसको सोल्व कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये डिवाइड वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं, है ना। अब करते हैं इन क्वेश्चंस को, मैं दोनों पार्ट तुम्हें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन दिया है p² + 6p + 8। इस 6 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि हमारे पास इनको तोड़ने के बाद गुणा करने पर 8 बनना चाहिए। तो हमने इसको 6p को तोड़ा 4p + 2p में, 4p और 2p मिल करके वापस 6p बन रहा है। इनको जब गुणा करो तो 8 बन रहा है मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार ये टुकड़े हो जाएंगे। अब हमें इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने p को, p कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा p, यहाँ पर बचा 4। यहाँ से भी इन दोनों पदों में से मैंने कॉमन लिया 2 को, तो यहाँ पर बचा p और यहाँ पर बचा 4। फिर हमने जो ब्रैकेट में था उन ब्रैकेट वालों को एक साथ लिख लेना था, जो ब्रैकेट के बाहर था उन दोनों को पदों को भी एक साथ हमने लिख लिया। इस प्रकार इसका आंसर हो जाने वाला था। अगला जो क्वेश्चन दिया था 49x² - 36, ये हमने देखा कि ये एक वर्ग संख्या है तो डायरेक्ट हमने वर्ग बना दिया। जो 49x² है वो 7x का वर्ग है, 36 जो है वो 6 का वर्ग है। a² - b² वाली सर्वसमीका लगाई, जो हमें पता है a + b - b होती है। a की जगह हमें रखना था 7x, b की जगह हमें रखना था 6, तो हमारा जो मान है वो 7x + 6 और 7x - 6 बना। अगला जो दिया है am² + bm² और bn² + an², 4 पदों में लगता है पुनः समूहन, हमें पता है। पुनः समूहन में हमने 2 पद बनाए, इन दोनों पदों में से कॉमन आया क्या m², यहाँ से भी कॉमन आया m²। जब कॉमन लिया तो बचा a और यहाँ बचा b। इसी प्रकार इन दोनों जगह से भी कॉमन आया n², तो यहाँ पर बचा b, यहाँ पर बचा a। ब्रैकेट वाली वैल्यू एक साथ लिख लेनी है, तो हमने लिख दिया a + b को। ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक साथ लिख देनी है, तो हमने लिख दिया इसको। ये दोनों ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना है ना। अगले क्वेश्चन में 15xy - 6x + 5y - 2, इन दोनों में से भी वापस पुनः समूहन लगाया, इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने 3x को, तो यहाँ पर शुरू में बचेगा 5y, 6x की जगह पर बचेगा 2। 5y - 2 में भी मैंने पुनः समूहन लगा, यहाँ पर भी इन दोनों पदों में से कॉमन लिया, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन आता है, एक कॉमन आया तो यहाँ पर बचा 5y, यहाँ पर बचा 2। ब्रैकेट वालों को एक साथ लिख दिया, तो 5y - 2 यहाँ पर रहा, और 3x + 1 जो बाहर था वो भी एक साथ लिख दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला था। बाकी बेसिक या बिल्कुल आराम से तुम्हें डिटेल में एक्सरसाइज में बता दिया था मैंने, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चंस में डिवाइड वाले क्वेश्चन थे, तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में इसको पहले हमने डिवाइड के रूप में लिखा। जब डिवाइड के रूप में लिखा तो इस ऊपर वाले के गुणनखंड करने होते हैं, तो जब भी नीचे वाले से ये ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं कटता है तब हम ऊपर वाले के गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड के तरीके बहुत सारे हैं। इसमें हमने मध्य पद के विभाजन का टुकड़ा किया, तो 5y + 2y बना। इन दोनों में से कॉमन लेकर के जब y को कॉमन लिया तो यहाँ बचा y, यहाँ बचा 5। इन दोनों में से जब कॉमन लिया 2 को, तो यहाँ बचा y और यहाँ बचा 5। इस प्रकार y + 5 अलग लिखा और y + 2 अलग लिखा, ठीक है। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होने वाला था। तो हमने जब ऊपर वाले के गुणनखंड किए तो ऊपर वाले के गुणनखंड क्या बने, y + 5 y + 2, तो ऊपर वाले गुणनखंड बनाए y + 5 y + 2, y + 5 से घटा y + 5, तो बचा केवल कितना y + 2, तो इसका आंसर हो जाने वाला था y + 2, ठीक है। इस प्रकार ये पहला वाला क्वेश्चन होने वाला था। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया था 5pq और कोष्ठक में p² - q², फिर दिया है 2p p + q।
इन दोनों को जब डिवाइड में था तो हमें यहाँ पर एक सर्वसमीका दिखी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैंने अलग अलग करके लिखा पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, क्योंकि ये सर्वसमीका होती है ए प्लस बी ए माइनस बी की। इसको जब तोड़ करके लिखा और मैंने डिवाइड में लिखा तो पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कटा, पी से कटा पी, तो यहाँ पर बचा केवल 5 क्यू और नीचे ऊपर बचा है 5 पी माइनस क्यू और नीचे बचा केवल कितना 2। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता। अगले वाले में डायरेक्ट दिया है तो इसको जब बटे में लिखोगे तो एक्स प्लस एक कटा और एक्स से कटा एक्स, तो बचा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बिल्कुल वैसा ही है ना, भाग ही करना है। तो 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 भाग देना है हमें p माइनस 1 का। तो इसके लिए हम पहले तो ऊपर वाले के गुणनखंड करेंगे, तो इसके लिए हमने ऊपर वाले में से कॉमन लिया, तो कॉमन आया हमारा 5। कॉमन लेने के बाद अंदर बचा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस के 4। इसके बाद फिर जो अंदर वाला था ब्रैकेट के अंदर वाले पद, इन सब के फिर किए हमने गुणनखंड, तो यहाँ पर माइनस 5p। अच्छा, अगर किसी को तोड़ना नहीं आता है तो इसको तोड़ना एक बार फिर बताता हूँ। 4 के हमें लिखने हैं गुणनखंड, तो 4 को हम 1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। इनमें से 2 ऐसे टुकड़े लेने हैं कि हमें जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद मिलता है, तो वो टुकड़े क्या बने, एक तो बना 4 और एक बना 1। फिर मैंने बताया था कि बीच वाले पद के आगे जो चिन्ह है, जैसे इसके आगे माइनस है तो बड़े टुकड़े के आगे भी वही आएगा। उसके बाद हमने इनको जोड़ा या घटाया, तो हमने इनको जोड़ने पर ही तो 5 बनाना, और जुड़ती संख्याएं तब है जब दोनों के आगे समान चिन्ह हो, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस के 4p और माइनस का 1p या p, ठीक है। इन दोनों में से फिर हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया p को, तो बचा p माइनस 4। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस था, दोनों जगह अलग अलग चिन्ह आए, इसलिए बाहर हमने माइनस लिया। यहाँ पर बचा p और यहाँ पर बचा 4। इस प्रकार ये कॉमन आया, तो यहाँ से फिर बचेगा p माइनस 4, तो p माइनस 4 लिखा। फिर बचेगा बाहर का p माइनस 1, तो p माइनस 1 लिखा। यहाँ से p माइनस 1 से कटा p माइनस 1, तो बचा 5p माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो था 23 क्वेश्चन। अब करते हैं 24 को। 24 क्वेश्चन जो दिया है उसे ध्यान से समझना। एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन दिया है 1800, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी दी है 40 और 30, तो डिब्बे की ऊंचाई हमें निकालनी है। आयतन दिया है तो हम आयतन का सूत्र लिख देंगे डायरेक्ट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसका मान हमें दिया है कितना 1800, तो आयतन की जगह आयतन रखा। सूत्र में हमारे पास लंबाई का मान था 40, तो 40 रखा, चौड़ाई का मान था 30, तो 30 रखा, इंटू में ऊंचाई। 40 इंटू 30 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में। इनको डिवाइड जब किया तो ये बनेगा हमारा, डिवाइड करने पर बना 2 0 से काट देना 2 0। इनको जब हल करोगे तो इससे कटा 6 बार, फिर 2 से काटोगे तो 2 से काटेंगे इससे तो ये कटेगा 2 बार, और 2 से काटेंगे तो कटेगा 3 बार, मतलब बचेगा हमारा 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाता 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दिया है कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज़ को चौड़ाई का अनुदिश मोड़ कर क्या बनाया इन्होंने, बेलन बना दिया। मतलब एक आयताकार भाग था कुछ ऐसा, इसकी चौड़ाई थी हमारी कितनी, चौड़ाई थी इसकी 14 सेंटीमीटर। इसे मोड़ करके एक बेलन बना दिया, तो ये बेलन कुछ ऐसे बनेगा। जब ये ऐसे बना तो इसकी चौड़ाई ये 14 थी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो h का मान कितना दिया है हमें, 14 दिया है, ठीक है। और हमें त्रिज्या दी है कितनी, त्रिज्या कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, तो हमारे पास r का मान भी कितना है 20 है। h का मान और r का मान दोनों बेलन के आयतन के सूत्र, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, इसमें दोनों की वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखना। कागज़ को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन का निर्माण किया गया, इसलिए कागज़ की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई होगी और बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h में पाई का मान 22/7 रखा, r का मान 20 रखा, स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिखा, h का मान 14 रखा। 7 से काटेंगे इससे तो ये कटेगा 2 बार। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 17,600, मतलब बेलन का आयतन कितना आया 17,600, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। अब करते हैं इसके अगले वाले पार्ट को। अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक चतुर्भुजाकार बगीचा है। चतुर्भुजाकार का मतलब है जिसका आकार चतुर्भुज के जैसा है। अब ये नहीं कहा इन्होंने कि
चतुर्भुज कौन सा वाला है। लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखना, जब भी कोई चतुर्भुज होता है, जैसे मान लो ये एक चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और हमें शीर्षों से डाले गए लंब दिए हों। जैसे हमारे पास एक विकर्ण है, इस शीर्ष से एक लंब डाला तो ये डाला, इस शीर्ष से ये लंब डाला तो यहाँ पर डाला, मतलब ये कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। इन लंबों के मान हमें दिए हैं, एक तो है 8 मीटर और एक है 4 मीटर, मतलब एक सोच सकते हो तुम ये 8 और एक सोच सकते हो तुम ये 4। और हमें इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है कि कितना है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ध्यान रखना। तो क्या होगा क्षेत्रफल का सूत्र, यहाँ से एक तो विकर्ण, एक तो 1/2 इंटू में विकर्ण, ये वाला विकर्ण और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग, मतलब 8 और 4 का योग, ठीक है, इस प्रकार। तो क्या होगा सूत्र, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू सम्मुख शीर्षों से खींचे गए लंबों का योग। तो विकर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, तो विकर्ण को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो x लिखा। सम्मुख शीर्षों से खींचे गए लंबों का योग, तो लंब कितने थे, 8 और 4, तो यहाँ 8 + 4 लिखा, 8 और 4 बना 12, तो 12x हो गया। 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 6x बार। 6x में 6 इधर मल्टीप्लाई में था, जब इधर आएगा इक्वल के तो वो किस में बनेगा, डिवाइड में। तो 54/6 बराबर कितना, 9 मीटर। मतलब विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाने वाली है, 9 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर सूत्र की बात आती है कि ये सूत्र कहाँ से आया चतुर्भुज वाला, तो उसका भी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक बात ध्यान से देखना, एक चतुर्भुज था, इसके हमें क्षेत्रफल फाइंड करना था। तो यहाँ से अगर ये विकर्ण है और ये विकर्ण पर डाले गए शीर्षों से इसके लंब है, तो अगर ये चतुर्भुज ABCD मान लिया मैंने, यहाँ पर E और ये F पॉइंट हो गया, तो यहाँ से जब ये लंब डाले तो मुझे 2 त्रिभुज दिखे। एक तो ये ABC वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे पता है कि आधार इंटू ऊंचाई होगा, तो 1/2 इंटू आधार है इसका AC इंटू ऊंचाई तो BE होगा, प्लस इधर का भी आधार और इधर की ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार AC इंटू ऊंचाई है DF। दोनों जगह से कॉमन क्या आया, 1/2 AC है ना, तो यहाँ पर बचा क्या, BE और प्लस DF। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 इंटू AC का मतलब क्या है, विकर्ण, तो 1/2 इंटू विकर्ण और B प्लस DF, तो ये है शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। इसलिए ये सूत्र बना है इस चतुर्भुज का कि 1/2 इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है पहले समझते हैं। एक घनाकार कमरे का आयतन दिया है 64 घन मीटर। तो इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन दिया है तो आयतन का सूत्र हमें पता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो a क्यूब का मान दिया है, तो a क्यूब से हम इसकी भुजा फाइंड कर लेंगे और भुजा का मान यहाँ रखोगे तो यहाँ से कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखना। पहले तो हमारे पास जो घन की भुजा दी है, तो घन की भुजा के लिए हमने सूत्र लगाया रूट घन का आयतन, है ना, क्यूब रूट घन का आयतन। 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट होता है 4, ठीक है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार था, इसलिए 6 × भुजा स्क्वायर होगा। भुजा का मान हमने 4 रखा, तो 4 का वर्ग बनाएगा 16। 16 को जब 6 से करोगे तो मल्टीप्लाई, तब बनेगा 96। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 हो जाने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानता हूँ मैं थोड़ा स्पीड में तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक ही वीडियो में कंप्लीट सारा मॉडल पेपर मिल जाए, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि अगला मॉडल पेपर मैं तुम्हारे लिए 2 पार्ट में लेकर के आऊँ, ठीक है। अब आगे वाले जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 25, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे मार्क्स दे करके जाएगा, 8 नंबर आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। उपयुक्त पैमाना प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल निम्न आंकड़ों के मध्य में एक आलेख बनाना है। तो हमें एक तो पहले दिया है वर्ग की भुजा और एक दिया है क्षेत्रफल हमें, ठीक है, निकालते हैं। तो एक तरफ तो है हमारे पास वर्ग की भुजा, तो हम एक अक्ष पर तो ले लेंगे वर्ग की भुजा को और एक अक्ष पर ले लेंगे इसके क्षेत्रफल को। फिर हमसे पूछा है कि क्या ये आरेख रेखिक आलेख है, और यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन हम ग्राफ के माध्यम से करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखना।
पहले तो हमारे पास निर्देशांक थे, तो निर्देशांक को हमने लिख लिया। जैसे हमारे पास टेबल थी 2, फिर नीचे दिया था 8, जैसे वर्ग की भुजा थी 2 तो नीचे दिया था 4, 3 तो फिर नीचे दिया था 9, 4 फिर नीचे दिया था 16। ऐसे कुछ टेबल बनी हुई थी अपने पास। उस टेबल से हमने क्या लिख दी, इन बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक को हमें लगाना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। कैसे लगाते हैं देखना, इनको इस पर अंकित करते हैं। तो 2,4, 2,4 का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष का मान तो 2 है और वाई अक्ष का मान कितना है 4। मतलब हम पहले एक्स अक्ष पर 2 तक चलेंगे, फिर कहाँ तक चलना है 4 तक। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर देखोगे यहाँ से लेकर के 2 तक, तो शुरू में यहाँ तक चले, फिर यहाँ से ऊपर देखा हमने तो 4 तक, मतलब हमारा पहला पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लगा, चौथा पॉइंट यहाँ पर लगा, और एक और पॉइंट ऊपर की तरफ लग रहा है, एक और पॉइंट यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे पॉइंट लगाए हैं। इन पॉइंट को फिर मिला देना है। मिलाओगे कैसे, एक पॉइंट को एक पॉइंट से मिलाओगे, एक पॉइंट को एक पॉइंट से। ये नहीं तुम बिल्कुल सीधा मिला दोगे, नहीं मिलाना, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। एक पॉइंट को एक पॉइंट से मिलाना। जब इनको मिलाया हमने, तो मिलाने के बाद हमसे पूछा था क्या ये रेखिकालेख है। तो रेखिकालेख क्या होता है, जिसमें रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी बनती है। जैसे तुम देखोगे तो अगर मैं इसको सीधा बढ़ाऊँ ना तो ऐसे बढ़ती, लेकिन ये इस तरफ घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये एक रेखिकालेख नहीं है, क्योंकि रेखा सीधी नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेखिकालेख नहीं है, ये हमने लिख दिया। वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना था जब भुजा कितनी हो, 7 हो। एक तरीका तो तुम्हारे पास ये है, तुम इससे कर सकते हो, या फिर एक तरीका और कि हमारे पास एक तरफ भुजा थी और एक तरफ हमारे पास क्या था, क्षेत्रफल। तो 7 पर हमने देखा 7 वाला पॉइंट यहाँ पर था। यहाँ से ऊपर की तरफ देखना, ऊपर की तरफ कितने पर जाओगे जब तुम्हारा ये ग्राफ टच होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जब ऊपर जाते गए तो ये यहाँ पर टच हो गया, और यहाँ का जब हमने क्षेत्रफल का मान देखा तो ये यहाँ पर आया 48 के ऊपर, मतलब कितना 49 पर। जब तुम अपने ग्राफ में बनाओगे तो तुम्हारा कितना मिलने वाला है, 49 मिलेगा। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर क्या आएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार तुम्हें पहला क्वेश्चन करना था। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का भी बिल्कुल वही टेबल दी है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने पैमाना मान करके, पैमाना वही माना 1 सेंटीमीटर में 1 इकाई, ज़्यादा अंतर नहीं है ना। तो इनको हमने अंकित किया। अंकित कैसे किया, 2,8, तो पहले 2 तक चले, फिर ऊपर 8 तक, तो यहाँ से 8 पर देखा तो पहला पॉइंट यहाँ पर लगा। दूसरा 3,12, तो 3,12 दिया है, 3,12 हमारा यहाँ पर लग जाएगा। 3.5, 14, 3.5 मिलेगा इन दोनों के बीच में, और 14 मिलेगा इधर से भी इन दोनों के बीच में, तो पॉइंट लगेगा हमारा इन दोनों के बीच में। इस प्रकार सारे पॉइंट लगाने। फिर हमसे पूछा था क्या ये रेखिकालेख है क्या, तो हमने देखा ना, तो इसको बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा था, तो ये एक रेखिकालेख है। फिर हमसे वर्ग का परिमाप पूछा है, जब भुजा कितनी हो, 4 हो, तो भुजा 4 पर वर्ग का परिमाप कितना आएगा, तो वो कितना आया, 16। इस प्रकार हमारा इसका आंसर हो जाने वाला है। तो आई होप तुम्हें वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, या थोड़ा सा अगर तुम्हें स्पीड लग रहा है तो वीडियो को रिवाइज करके अच्छे से ज़रूर देखना। और हाँ, एक क्वेश्चन में भाजकता के नियम आए थे, तो वो मैंने अच्छे से तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल करना और वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में से देखना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना।